जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दीप पटेल और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदय वॉरियर्स पे। दोस्तों, नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है लेकिन गरबा की कोई परमिशन नहीं है, ठीक है। बहुत दुख हुआ यार, लेकिन अपने गम को साइड में रख के मैं आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ पर कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ, जिसके कारण आपका रिवीजन कंटिन्यू होता रहे, ठीक है। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पहुँच चुके हैं साइंस के 6 चैप्टर, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। दोस्तों, चैप्टर 1 से 5 तक जो कि आपका केमिस्ट्री का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। देन उसके बाद आज से हम बायोलॉजी का पोर्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी शुरू करेंगे चैप्टर 6, जो कि है लाइफ प्रोसेस। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में मुझे 2 दिन लग गए, ठीक है, इसलिए बहुत बड़ा है। तो 2 दिन के लिए हमने बच्चे ब्रेक लिया, ऐसा ही हो गया था, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस चैप्टर को। जैसे लाइफ प्रोसेस आप चैप्टर देख रहे हैं, तो अपनी जो डेली लाइफ है, ठीक है, उसमें जो नीडेड यानी कि जो रेगुलर प्रोसेस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट प्लेस में यानी कि फर्स्ट पेज में यहाँ पे आपको दे रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल, सेल हैव द स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम, ठीक है। यानी कि जो सेल है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है, जो कि आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो 9th क्लास में भी बता दिया जाता है। बस यही है जो कि हाईलाइट करके यहाँ पे दे रखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम नीचे जाए तो फर्स्ट पेज में ज़्यादा कुछ आई पे नहीं है। देन अगर सेकेंड पेज में जाए तो यहाँ पे हमें लाइफ प्रोसेसेस यानी कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में दिखाया गया है। तो लाइफ प्रोसेस कुछ नहीं, जो हमें जिंदा यानी कि हमारे लाइफ को जो कि प्रोसीड आगे करने के लिए, ठीक है, हमें ज़िंदा रखने के लिए या, ठीक है, उसको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। एंड उसके बाद है मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन। यानी कि अगर हमें कुछ लग जाता है, ठीक है, या फिर हमें जो बॉडी की जो नीड है वो पूरी नहीं होती, ठीक है, तो उसके लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर बॉडी को कोई डैमेज होता है तो इसकी रिकवरी के लिए जो प्रोसेसेस होती है वो लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है, ठीक है। देन उसके बाद है टू ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल अ फूड, ठीक है। तो हमें दोस्तों कोई भी प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? जो आउटसाइड यानी कि जो फूड होता है, जो कि बॉडी के बाहर से हम इंटेक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो हम फूड को बाहर से बॉडी के अंदर ले जाते हैं, देन उनके साथ रिएक्शंस होती है, ठीक है, उसमें रिएक्शन होती है और उसमें से हीट यानी कि हीट के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, जो हमारी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, ठीक है। देन उसके बाद है ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल। यानी कि दोस्तों, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो साइज़ में बड़े होते हैं, तो हमारे शरीर में अंदर जाकर वो कुछ एक फैक्टर द्वारा उनका ब्रेक डाउन होता है, देन उसके ऊपर प्रोसेस होती है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोसेस ऑफ acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular need is what we call respiration, ठीक है। अगर दोस्तों आपको रेस्पिरेशन की ये डेफिनेशन थोड़ी लेंथी लग रही है, ठीक है, तो आप उसको अपनी तरह से शॉर्ट बना सकते हो या फिर कोई अच्छी रेफरेंस यूज़ करके आप उसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन का कुछ इस तरह बना लें, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन to break down the food source for need to for fulfill the need of energy is known as respiration, ठीक है, ये भी चलेगा। देन उसके बाद है द एंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि ये जो दोस्तों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता इन सब प्रोसेसेस के लिए। ऐसा क्यों? दोस्तों, ये जो है वो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि रीजन पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो। ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन क्यों नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इंटेक ऑफ फूड और एक्सचेंज गैसेज ये सब करने के लिए यानी कि लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए। तो आपको सिंपली बता देना है कि द बॉडी ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो अपने ऑर्गन क्या हमारा लंग, लीवर और हार्ट ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है नहीं, बीच में स्किन है, ठीक है। लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप अमीबा देख ले, पैरामेशियम देख ले, इन सब में ऐसा नहीं होता। इनके अंदर जो पूरा बॉडी होता है, ठीक है, वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है। देन इसके बाद अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन दे रखी हुई है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में होता है, ठीक है, उनको हम जो बाहर निकालते हैं उनको एक्सक्रीशन बोला जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है द वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स
आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्ड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। या फिर यहाँ से आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी आर रिमूव, ठीक है, बाय द प्रोसेस इज प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पे इंटेक्स क्वेश्चन है जो आपको देख लेना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रिशन दे रखा हुआ है। न्यूट्रिशन क्या है, जो हम फूड लेते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन के यहाँ पे दो टाइप है, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना खाना खुद बनाता है, और हेट्रोट्रॉपिक यानी कि जो दूसरों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर रखा हुआ है द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो गई। यानी यहाँ पे आपको वही चीज़ बताई रखी हुई है, ठीक है। ये जो इसके नीचे येलो कलर से हाईलाइट कर रखा हुआ है, यहाँ पे क्लोरोफिल जो कि आईएमपी है, ठीक है। दैन यहाँ पे और एक लाइन मैंने जो कि हाईलाइट कर रखी है, वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये आपको याद रखना है, जो एनिमल्स है, ठीक है, उनकी बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और जो प्लांट में होता है वो एज अ स्टार्च होता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दोनों आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है कि एनिमल बॉडीज़ में, जो कि एनिमल्स बॉडीज़ है, उनके अंदर जो फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, और प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। देन उसके बाद हम नीचे देखें तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस की जो कि केमिकल रिएक्शन दे रखी हुई है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ये जो एरो कर रखा है रेड कलर से, ठीक है, इनकी जो मैंने ब्रैकेट जैसा बनाया है उसके अंदर आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के 3 स्टेप दे रखे हुए हैं। दोस्तों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा और 2 मार्क्स हो गए राइट द स्टेप ऑकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसका 2 मार्क्स, यानी कि कुल टोटल मिला के आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों जो कि एक पे यानी कि ग्रीन लीव, ठीक है, यानी कि हम लीव बोलते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये जो है लेमिना और लीफ ब्लेड, यानी कि जो पूरा पत्ता होता है, ठीक है, यानी कि जो पूरा लीफ होता है उसको ही हम लेमिना बोलते हैं। उसके बाद मिड रिप यानी कि जो बीच में हमें लाइन दिखती है उसको मिड रिप बोलते हैं, और जो छोटी छोटी आज यानी कि आसपास निकली हुई रहती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड में, उसको वेंस बोलते हैं। देन उसके अंदर जो ये जो मिड रिप है, ठीक है, यानी उसके अंदर जाइलम फ्लोएम और ये सब होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में काम लगता है, ठीक है। देन अगर इसके बाद हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे हमें स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ओपन और क्लोज स्टोमाटा हमें दिखाई रखे हुए। तो ये स्टोमाटा क्या है, ये आपका दोस्तों यहाँ से फिर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि व्हाट इज स्टोमाटा एंड डिफाइन इट्स फंक्शन, यानी कि ये आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। ये 1 मार्क्स होगा जो कि आप स्टोमाटा की डेफिनेशन देंगे, दैट इज अ टाइनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव, ठीक है, इसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, यानी कि दोस्तों ये आपके जो आपको कॉमा शेप में दिख रहा है, ठीक है, उनको गार्ड सेल बोला जाता है, जिनकी जो अंदर की लेयर है, ठीक है, जो अंदर की लेयर उसकी रहती है वो थिक रहती है, जो अंदर की लेयर यानी कि जो ये वाली लेयर है, ठीक है, वो थिक रहती है, और उसके कंपेरिजन में अगर हम ये बाहर वाली देखें तो वो पतली रहती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद अगर हम नीचे देखें, ठीक है, देन उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे कुछ एक जो मिनरल है, ठीक है, जो प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं, जो कि उनके इंटेक यानी कि उनको वो लेना ज़रूरी है, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, और ये सब ये कहाँ से लेंगे दोस्तों, ये सब ये हवा से तो ले नहीं सकते, या हमारी तरह कहीं खरीदने नहीं जाएंगे, ठीक है, उनको ये सब ज़मीन में से मिल जाएगा, ठीक है। जे और इन सब में जो कि सबसे एसेंशियल मिनरल है वो है नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट के फॉर्म में मिलता है दोस्तों। ये यहाँ से 1 मार्क्स का एमसीक्यू है कि प्लांट जो नाइट्रोजन का इंटेक करते हैं तो नाइट्रोजन वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो उसमें नाइट्रेट या नाइट्रेट आएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए होंगे नाइट्रेट, देन ए एंड बी बोथ एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है, तो आपको ए एंड बी बोथ करना है। देन उसके बाद है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि अपना फूड नहीं बनाते, ठीक है, जो
प्लांट, ज़्यादातर जो एनिमल्स है ठीक है वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी के बारे जो कि हाईलाइट किया हुआ है ठीक है। यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव यानी कि जो छोटे एनिमल यानी कि छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, वो जो कि बड़े एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर या यानी कि बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के बाहर रहते हैं ठीक है, वहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं। अगर वो बॉडी के अंदर है तो उनको एंडो पैरासाइट बोला जाता है, और अगर बॉडी के बाहर है यानी कि बॉडी ऊपर वो रहते हैं तो उन्हें हम एक्सो पैरासाइट बोलते हैं ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा हुआ है जेटी, क्लीस एंड टेफॉर्म देन और सभी यानी कि बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं ठीक है, इसमें से एक दो आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है जो कि अमीबा का है कि अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने कुछ ही हाईलाइट कर रखा है कि अमीबा है जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ठीक है। तो वो पहले अपने शिकार यानी कि जो शिकार होगा ठीक है उसके आसपास पिंगलाइट एक्सटेंशन बनाएगा। देन उसके बाद उसके पसेडोपोडिया बनेगा, उसके अंदर अपने प्रे को कैच कर लेगा ठीक है। यानी जो पिंगलाइट स्ट्रक्चर है उसको कम्प्लीटली पैक कर लेगा। देन उसके बाद फूड उसके साइटोप्लाज्मा में चला जाएगा। देन वहाँ से वो जो अपना न्यूट्रिशन है वो गेन कर लेगा, और ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है वहाँ से उसका एक्सक्लूशन हो जाएगा ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों आपका 3 मार्क्स का ये कि IMP क्वेश्चन है ठीक है, जो आपको छोड़ना नहीं है। देन उसके बाद है न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग। तो आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग दोस्तों में पता है हमारा खाना कहाँ से कहाँ जाता है और कहाँ से निकल जाता है ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा खाना है, यानी कि आपको ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम दे रखा है जो कि है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक है। तो हमारा खाना जो कि मुंह से स्टार्ट होता है और लास्ट में एनस तक यानी कि अपनी यात्रा करता है ठीक है। तो जो खाना मुंह से जाएगा यानी कि जब हम मुंह में देखते हैं तो हमें कुछ बार आपको लगता हो आपने देखा होगा ठीक है, या आपने अब जनरली देखते ही है हम सभी देखते हैं कि हमें अगर कोई अपनी मनपसंद चीज़ हम खाना देख रहे हैं तो हमें मुंह में पानी आ जाता है ठीक है। वो पानी नहीं है दोस्तों, वो है सलाइवा। और सलाइवा है जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स का एक सीक्रेशन है ठीक है। देन उसके बाद है जो यहाँ पे मैंने जो एंजाइम जो कि हाईलाइट कर रखा है ठीक है, अब व्हाट इज़ एंजाइम और स्टेट इट्स फंक्शन ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो एंजाइम्स एज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट ठीक है, और वो रिएक्शन में हेल्प करते हैं। दोस्तों एंजाइम का यूज़ होने पर हमें प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा नहीं मिलता ठीक है, लेकिन वो रिएक्शन फास्ट होती है ठीक है, यानी कि वो जो रिएक्शन की रेट है उसको इंक्रीज़ कर देता है, यही एंजाइम का काम रहता है। देन इसके बाद यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज जो कि और एक वर्ड है जो कि मेरे माउथ से रिलेटेड है ठीक है। तो माउथ में सबसे पहले प्रेजेंट होगा क्या, सलाइवरी ग्लैंड, उसमें से निकलेगा सलाइवा ठीक है, और सलाइवा में होंगे सलाइवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में मदद करेंगे ठीक है। देन उसके बाद जो एसोफेगस है ठीक है, उसमें से हमारा फूड नीचे जाएगा जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जैसे कि हम जर्क लगाए थे ठीक है। कि अब अगर हम जनरली देखते हैं तो जो गाँव में रहते हैं ठीक है, तो पाक लेने के बाद जब हम तेल निकालने में जो हम एरंडा बोलते हैं ठीक है, उसको थ्रेसर में डाला जाता है। तो उसमें जो मूवमेंट होती है जो कंटिन्यूस जर्क लगते हैं उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं ठीक है। उसी के कारण जो फूड है वो ओइसोफेगस से नीचे उतारता है और स्टमक में एंट्री मारता है ठीक है। नेक्स्ट स्टमक में एंट्री मारने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक में फूड पर काम करने के लिए स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना ज़रूरी है ठीक है। तो बस उसी नीड को फुलफिल करने के लिए जो स्टमक की वॉल होती है ठीक है, उसमें से म्यूकस का सिक्रेशन होता है जो कि उसके वॉल पर लगा रहता है। देन उसके बाद वहाँ से HCl भी रिलीज़ होता है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है ठीक है। जो म्यूकस है जो स्टमक की वॉल पे लग जाएगा, जिसके कारण जो एसिड क्या जो यानी कि जो एसिड है ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उस एसिड की असर वॉल्स पे नहीं होगी ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पेप्सिन यानी कि जो पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो ये जो स्टमक का वॉल है ठीक है उसमें से रिलीज़ होगा, जो कि फूड आएगा उसके अंदर यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ठीक है, जो कि पेप्सिन की मदद से होता है। देन यहाँ पे म्यूकस का फंक्शन आपको दे रखा है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कि स्टमक है उसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन है, तो वो है पेप्सिन ठीक है। क्योंकि अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आगे ट्रिप्सिन नामक एक और प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा किस में है। दोस्तों यहाँ पे एसिडिटी
तो अपने जनरल डेज हम देखते हैं कि लोगों को एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी कुछ नहीं है, यानी कि जो स्टमक की वॉल में से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, तब हमें एसिडिटी जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। तो उसको मतलब उसकी असर को कम करने के लिए या मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इनो लेते हैं। और इनो क्या है, जो कि है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक बेस है, ठीक है। तो एसिड और बेस में रिएक्शन हो जाए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक रेगुलर बाय स्फिंक्टर मसल, ठीक है। देन उसके बाद स्टमक में से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री मारेगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, ठीक है। देन उसके बाद है हेर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलो द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। दोस्तों 7th या 8th में एक गाय, ठीक है, यानी कि काऊ का एक डायग्राम आता है जिसके अंदर उसको उसके डाइजेस्टिव ट्रैक को दिखाया गया है। तो देखा होगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक कितना बड़ा रहता है, ठीक है। यानी कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो बड़ा रहता है। और जो यानी कि हम कहते हैं कार्निवोरस, ठीक है, जो कि मीट खाते हैं, ठीक है, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट रहता है या छोटा रहता है, क्योंकि जो मीट है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन कार्निवोरस को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ अंडरलाइन कर रखा है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है उसकी साइट, यानी कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। देन उसके बाद है एल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, ठीक है। देन उसके बाद है बाइल जूस फ्रॉम द लीवर, यानी कि लीवर में दोस्तों एल्कलाइन मीडियम चाहिए फूड पर एक्शन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बाइल जूस जो कि लीवर से छूटता है, ठीक है, जो कि फैट्स पर अपना एक्शन करता है। देन उसके बाद है secrete pancreatic juice which contain enzyme like a trypsin for the digesting protein and lipase for breakdown of emulsified fat, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने दोस्तों बताया था कि जो स्टमक है उसके अंदर पेप्सिन है, सेम उसी तरह यहाँ पे आपको देखना है। ये तो यहाँ पे जो कि पैंक्रियाटिक जूस जो कि रिलीज हुआ पैंक्रियास से, ठीक है, उसके अंदर ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, और उसके साथ साथ लाइपेज है जो कि फैट्स को इम्यूनिफाई करता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होते हैं, ठीक है, वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है, जिसके कारण जो प्रोटीन होता है, ठीक है, वो कम्प्लीटली एमिनो एसिड में, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में, और फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद है द इनर लिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का कि व्हाट इज़ विलाई और व्हाट एज स्टेटेड फंक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विलाई की डेफिनेशन दे रखी हुई है। तो जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, उसको विलाई बोला जाता है। और विलाई का फंक्शन क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन के लिए अपना सरफेस एरिया बढ़ाती है, और जो वाटर और जो ज़रूरी यानी कि ग्लूकोज है वो सब है, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। देन उसके अलावा और टिश्यू का रिपेयरमेंट भी होता है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे मोर टू नो यानी कि जो बॉक्स है उसमें आपको देख लेना है। देन उसके बाद है इन टेक्स्ट क्वेश्चन IMP पार्ट। देन उसके बाद है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन यानी कि गैस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम ही पूरा देख लिया है, ठीक है। तो आपको भी मैं यही समझा रहा हूँ, जो हमारी बॉडी में जो हम खाना लेते हैं, ठीक है, जो कि एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ग्लूकोज से जो बोलते हैं ना हम, तो पहले ग्लूकोज में से जो साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, हमारा सेल का, उसके अंदर जो यानी कि रिएक्शन होगी उसमें से वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें से वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 3 तरह से रिएक्शन होते हैं, ठीक है। पहली तो जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, देन उसके बाद ऑक्सीजन की कमी में होती है, ठीक है, एंड उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो पहले यानी कि लेक ऑफ ऑक्सीजन हम देख लेते हैं, जो कि हमारे मसल में होती है, ठीक है, जिसके अंदर लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, यानी कि जो पायरूवेट है, ठीक है, और उनको लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ से वो लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा दौड़ते हैं, तो ठीक है, हमें या फिर ज़्यादा काम करते हैं, भारी चीज़ उठाते हैं, तो हमारे मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। दैन इसके अलावा
जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि यीस्ट में होता है, ठीक है। इसके अंदर जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी मिलती है, जिसको एनेरोबिक रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। एंड अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलता है। तो दोस्तों ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि एनारोबिक रिएक्शन की डेफिनेशन एंड उसकी जो रिएक्शन है ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको याद कर लेना है, ये दोनों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। देन उसके बाद है द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एन एरोबिक प्रोसेस इज लॉट ग्रेटर देन इन एनारोबिक प्रोसेस। यानी कि दोस्तों जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं जिसको हम एरोबिक बोलते हैं, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है इन कंपेयर टू एनारोबिक केमिकल रिएक्शन दैट इज टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे जाए तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज वेरी लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम मछली पकड़ते हैं, या आपने फिल्म में देखा होगा कि जब वो मछली बाहर निकालते पानी में से पकड़ के, ठीक है, तो तड़पती है और बहुत ही तेज़, यानी कि उसकी जो ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा किस वजह से है? तो दोस्तों ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कि नहीं, यहाँ से सॉरी दोस्तों, आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मोर देन अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये आपको आंसर दे देना है कि जो पानी होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन की यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है इन कंपेयर टू कि जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए उनकी ब्रीथिंग रेट हाई होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनकी ब्रीथिंग रेट हाई होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा ही यानी कि ह्यूमंस का दे रखा हुआ है, ठीक है। तो एयर कैसे पास होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो नॉस्ट्रिल में जाएगी, देन नॉस्ट्रिल में जो हमारे फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो उसको यानी कि वो वहाँ से एयर को वो क्लीन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद थ्रोट से होकर यानी कि रिंग ऑफ कार्टिलेज से होकर जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि फॉर आवर इंफॉर्मेशन कि रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है। ये एक सी शेप का होता है, जिसकी वजह से अगर वो प्रेजेंट है तो वो जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स नहीं होता, ठीक है। देन उसके बाद आप ये डायग्राम दे रखे हैं, जिसमें आपको ये कुछ यानी कि ग्रेप्स जैसा है, ठीक है, वो हाईलाइट करके दे रखा हुआ है। दोस्तों इसको एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ठीक है, हम जो एयर लेते हैं जो कि ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो ये जो एल्वियोलाई है, ठीक है, उसकी जो वॉल्स है उसके थ्रू क्लीन एयर यानी कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिजॉल्व होती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर, ठीक है, यानी कि जो इम्प्योर एयर है, ठीक है, वो एक्सचेंज होती है और फिर से हमारे नाक थ्रू यानी कि नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये जो यानी कि गैसेस एक्सचेंज की जो साइट है, ठीक है, वो एल्वियोलाई यानी कि वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई है। ये पूरे पैराग्राफ में आपको वही डीपली लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा। देन उसके बाद है ये जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन जो मतलब डिजॉल्व होता है, ठीक है, वो किसके कारण? जो कि हीमोग्लोबिन है, ठीक है, दैट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करे रखता है। देन उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व स्टेट में मिलता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। देन उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन यानी कि दोस्तों एक चीज़ का दूसरी जगह पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देन उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आ गया भाई हमारा हार्ट, ठीक है, हमारा दिल, जो कि सब लोग एक दूसरे को देते रहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए, ठीक है। कि हमारे पास एक ही दिल है और वो हमें पकड़ के बैठे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हार्ट का एक स्कीमेटिक सेक्शन व्यू दे रखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि ये जो वेना कावा है जो कि इम्प्योर ब्लड को पूरी बॉडी से कनेक्ट यानी कि कलेक्ट करती है, ठीक है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आर्टरी में आता है। देन उसके बाद वो यानी कि उसके निचले भाग यानी कि राइट वेंट्रिकल में जाता है। देन वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो कि हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ से प्योर होके फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ़्ट आर्टरी में आके लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ पार्ट दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट जो कि है वेना कावा, देन उसके बाद राइट आर्ट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। देन इसके अलावा आपको सेप्टम दे रखा हुआ है। जो राइट और लेफ्ट पार्ट है उसको जो डिवाइड करे रखता है उसको सेप्टम बोला जाता है, ठीक है।
देन उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट से लंग में जाएगा, और जो पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू जो प्योर ब्लड है, ठीक है, वो लंग से हार्ट में आएगा। और जो एओर्टा है, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड जो कि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये राइट आर्ट्रियम और जो यानी कि राइट आर्ट्रियम वेंट्रिकल, इसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में कि याद रखने में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उस वो वाला पार्ट जो कि डायग्राम में हम अगर ड्रॉ करेंगे तो उसको हमें राइट शो करना है, ठीक। और राइट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कैसे डिसाइड करेंगे? आर्ट्रियम यानी ऊपर, ए से ऊपर, ठीक है, यानी कि राइट आर्ट्रियम ऊपर होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज यानी कि वो अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड अपने अंदर फ्लो करती है, ठीक है। और पल्मोनरी वेंस अकेली ऐसी है जिनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। उसके अलावा हम अगर इनका मेन फंक्शन देखें तो यहाँ पे जो एओर्टा है दोस्तों, यहाँ से जो ब्लड जो कि प्योर ब्लड है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर एओर्टा, और एओर्टा से जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है, तो वो आर्टरीज के थ्रू होगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा? द इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है, ठीक है, और लंग्स में से प्योरीफाई होकर पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस आ जाता है। लेकिन एओर्टा में जो एओर्टा से जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है, वो आर्टरीज के थ्रू होगा, पल्मोनरी आर्टरीज नहीं, अकेली आर्टरीज के थ्रू फ्लो होगा। और फिर वहाँ से वेंस के थ्रू इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होगा, ठीक है, जो कि फिर से हार्ट में आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। और जब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब इम्प्योर ब्लड एक बार आता है फिर वहाँ से लंग्स में जाता है और लंग्स से वापस आता है, ठीक है, जो कि 2 बार वो हार्ट में आता है, इसकी वजह से उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये डायग्राम वही शो करता है। तो अब देख लीजिएगा, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये डायग्राम आईएमपी है। हमारे वक्त कई बच्चों ने गलती की थी कि ये डायग्राम पूछा था, कुछ एक लोग ऊपर वाला ड्रॉ करके आ गए थे, ठीक है। तो यही डबल सर्कुलेशन वाला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। यानी यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आर्टरीज में जो ब्लड जो सर्कुलेट होता है, ठीक है, वो कुछ प्रेशर के कारण होता है, ठीक है, यानी कि जो एओर्टा है वो कुछ एक प्रेशर से अपने अंदर से ब्लड को निकालेगा, तभी वो आर्टरी से होकर पूरी बॉडी में फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी आप देख लीजिए कितनी कॉम्प्लेक्स है, तो सभी जगह ब्लड पहुंच पाने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो ब्लड हमारी आर्टरीज में फ्लो करेगा, ठीक है, तो अगर वो फ्लो करता है, तो अगर ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो ये जो आर्टरीज की वॉल है उसके पर अपना कुछ प्रेशर भी लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन्स है वो ब्लड है, तो वो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज है उनकी वॉल पर प्रेशर यानी कि प्रेशर लगाएगा, जिसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमंस के नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 120 से 80 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। तो 120 यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर और 80 ऑफ एचजी यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि जब ब्लड पूरे प्रेशर के साथ जब आर्टरीज में यानी मतलब फ्लो होना शुरू होता है, ठीक है, तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब अपने रिलैक्सेशन स्टेट में होता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन की रेंज क्या है? 80 से 120 ऑफ एचजी। और ये दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो ब्लैक ब्लैक कुछ एक दिखाया हुआ है, ठीक है, यानी कि अगर दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूँ कि हम जो ये घी और ये इसमें से चर्बी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, अगर वो हम देखें, और उसके अलावा आपने एक और बात जो कि आपने गौर की होगी, तो जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, फैट, उनको ये ब्लड बीपी का प्रॉब्लम रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हम घी और वो सब खाते हैं, ठीक है, वो आर्टरीज की वॉल है उन पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जितना फ्लो होना है वो तो उतना ही फ्लो होएगा, ठीक है, लेकिन उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कम हो गया है, जिसकी वजह से ये आर्टरीज की वॉल पर प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको स्पिग्मोमैनोमीटर कहता है, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और किसकी वजह से होता है ये आपको देखा रहा है कि कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियल और वो सब, क्योंकि आपको देख लेना है, ये उसका कारण वही है विच रिजल्ट इन इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, यानी कि जो
ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर उसके फ्लो में कोई रेजिस्टेंट आ जाता है, ठीक है, यानी कि कोई रुकाव आ जाता है, तो जिसके कारण हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। देन इसके बाद है यहाँ पे द ट्यूब ब्लड वेसल, यानी कि यहाँ में आपको आर्टरीज और वेंस के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ से आपको 3 मार्क्स का डिफरेंस पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस, ठीक है। तो आपको बताना है कि दी आर्टरीज है वो प्योर ब्लड, यानी पहला यानी कि आर्टरीज है वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में फ्लो कराती है, ठीक है। और वेंस में लिखना है जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, ठीक है, यानी कुछ इम्प्योर नहीं, सिर्फ इतना लिख दो वेंस ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है, ये पहला डिफरेंस। देन उसके बाद द आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी और अ प्योर ब्लड, ठीक है। और वेंस कैरीज इनप्योर ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो कि है वो अपने अंदर फ्लो कराती है, ठीक है। उसके बाद है जो आर्टरीज है उसकी वॉल्स थिक और इलास्टिक होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो वेंस है उनके अंदर ऐसी यानी कि थीन नहीं कह सकते, लेकिन उनकी वॉल्स को थिक होना यानी कि अगर नहीं हो तो भी चलेगा और नहीं होती, ठीक है। जो वेंस की जो वॉल्स होती है वो ठीक नहीं रहती। और उसके बाद चौथा मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहता है और वेंस के अंदर ब्लड का प्रेशर कम रहता है, ठीक है। अब आपको ऐसा मतलब आपको ऐसा लग रहा हो यानी कि ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों, आर्टरीज और वेंस में प्रेशर डिफरेंस इतना क्यों बताया जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए ये अब देखिए दोस्तों, जो आर्टरीज है, ठीक है, उसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो जो हार्ट है वो एओर्टा के थ्रू जो प्योर ब्लड जो पंप करेगा उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एओर्टा यानी कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को धक्का देगा फ्लो होने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा रहता है और वेंस में जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है उसके अंदर प्रेशर कम रहता है। देन यहाँ पे आपको मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स बताया गया है, यानी कि अगर ये जो हमने आर्टरीज और वेंस देखे उसके अलावा कई कैपिलरीज होती है, अगर उसमें डैमेज हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं कट लग जाती है हमें, तो या वहाँ से हमें खून निकलने लगता है, ठीक है। तो खून को अगर वो ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे अंदर खून की कमी हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हमारे प्लेटलेट्स का जो एक बहुत ही बढ़िया हम कह सकते हैं उसकी हमें हेल्प मिलती है, जो प्लेटलेट की वजह से हमारा खून का बहाव रुक जाता है, ठीक है। तो वो एक रेजिस्टेंट है हमारे लिए जो कि अच्छा है। उसके बाद लंप है, ठीक है, तो लंप एक कलर यानी कि कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है, जो कि वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब यानी कि फैट जो कि डाइजेस्टेड फैट है उनको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन से। और जो एक्सेस यानी कि जो एक्सेस फ्लूइड होता है जो कि ज़्यादा हम कहते हैं जिस क्या काम का नहीं जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, उसको फिर से ब्लड में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, फर्स्ट थिंग प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या होने वाला है, एक तो वाटर है, उसके बाद मिनरल है और जो खाना जो पौधे बनाते हैं वो है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर दिया गया है, ठीक है। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, तो वो जाइलम के थ्रू होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो प्लांट है उनके रूट है वो ज़मीन से पानी खींचेंगे, ठीक है। कैसे खींचेंगे, जब रूट में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अगर प्रेशर डिफरेंस यानी प्रेशर ग्रेडियंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गैप जनरेट हो रही है यानी कि जो ज़मीन है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और रूट में कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो वाटर है, ठीक है, वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़मीन से रूट में आएगा। और रूट में आने के बाद यहाँ पे दोस्तों दो तरह से कम, या तो अपवर्ड प्रेशर लगता है, ठीक है, या फिर सक्शनल पुल या फिर ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण वाटर ऊपर जाता है। अब ये क्या है आप पूछेंगे, तो दोस्तों याद रखिए ये जो वाटर यानी कि जो प्लांट्स के जो पौधे हैं, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस करते हैं एनवायरनमेंट में, जिसके कारण ये जो ट्रांसपिरेशनल पुल या सक्शनल पुल है वो वाटर को रूट से अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचता है, जिसके कारण जो पानी है वो प्लांट्स में ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ आपको दिखाई गई है, क्योंकि आप देख लीजिएगा यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया डायग्राम यानी कि डायग्राम के थ्रू आपको शो कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन की आपको डेफिनेशन दे रखी है, द लॉस ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपीरेशनल पूरा सेक्शनल पूल मैंने जो आपको बताया उसकी वजह से, या उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। दोस्तों जो प्लांट है उसके अंदर फूड एंड जो अदर मीन यानी कि सब्सटेंसेस जो बनते हैं उसका ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है, जिसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। इधर ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन, जो कि आपका 2 मार्क्स की जो कि डेफिनेशन बनती है या फिर 1 मार्क्स की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे है द ट्रांसलोकेशन ऑफ अ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कॉम्पेनियन सेल बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि दोस्तों जो फ्लोएम है कॉम्पेनियन सेल और सीव ट्यूब से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसके पार्ट उनको यानी कि जो सब्सटेंस होता है या फूड होता है उनके अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है इंटेस्क्वेशन और उसके बाद है एक्सक्रीशन, ठीक है। तो दोस्तों एक्सक्रीशन क्या है, तो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको हम बाहर निकालते हैं थ्रू एनस या फिर यूरेथ्रा, ठीक है, उनको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो दोस्तों हम एक्सक्रीशन ऐसे नहीं कि एनस या फिर यूरेथ्रा के थ्रू ही होगा, हमें जो ये जो स्वेटिंग होता है, ठीक है, यानी कि हमें जो पसीना आता है वो भी एक तरह का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका मतलब आउट गोइंग ही है, ठीक है, कि हमारे शरीर में से जो पसीना आता है वो भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट ही है। लेकिन हमारे यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स करके जिसमें आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया गया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको देखना है ये जो नेफ्रॉन है जो कि स्ट्रक्चर है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, ठीक है, जहाँ पे यूरिन बनता है, ठीक है, जहाँ पे यूरिन बन के फिर ये जो ब्राउमेंस कैप्सूल आपको दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी ये सब है, उसके अंदर से ब्लड ये जो यूरिन है वो यानी कि प्योरीफाई होके आएगा, ठीक है। दैन उसके बाद जो कप शेप होगा जो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर वो कलेक्ट होगा और फिल्ट्रेट होगा, ठीक है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे नेफ्रॉन दिखाया गया है कि नेफ्रॉन की अलग अलग पार्ट को हमें देखना है, ठीक है, कि नेफ्रॉन से होगा वो क्या, यहाँ पे आपको जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर कलेक्ट हो बताएगा, ठीक है, यानी कि उसमें से जो नेफ्रॉन्स है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेफ्रॉन्स में से जो ग्लूकोज और जो एमिनो एसिड सॉल्ट्स एंड जो वाटर जो कि एब्जॉर्व करने लायक है, ठीक है, उनको एब्जॉर्व कर लेगा। देन उसके बाद वाटर अगर रीएब्जॉर्ब भी करना है तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना वाटर बॉडी में है, ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर है या नहीं, पे अगर है तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर उसकी नीड है तो उसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो डिजॉल्व मटेरियल यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो बाहर निकलने के लिए रेडी है, ठीक है। देन इसके देन उसके बाद हम देखते हैं जो यूरिन फॉर्म होता है, ठीक है, किडनी में, वो यूरेटर के थ्रू जो कि यूरिनरी ब्लेडर में जाता है, जो यूरिनरी ब्लेडर में कलेक्ट होता है, ठीक है। अगर आपको ये सोच है कि यूरिन है जो कि कहाँ कलेक्ट होता है, तो आपके मन में ये पहला नाम आना चाहिए कि यूरिनरी ब्लेडर, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है या स्टोर होता है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो यानी कि यूरिनरी ब्लेडर है, ठीक है, वो जो मसल से बना है वो वॉलंटरी नहीं है, ठीक है, जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। अगर हम चाहे तो हम यूरिन कर लेंगे, ठीक है, यानी कि जो क्रिया है उसको करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे दिमाग पर डिपेंड करता है। दैन उसके बाद है आर्टिफिशियल किडनी, तो यहाँ पे दोस्तों आपको डायलिसिस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो आपको एरो दिखाया गया है जो लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पम्प, यानी कि यहाँ से जो मशीन में हमारा ब्लड जाएगा, ठीक है, दैन उसके बाद ये डायलिसिस मशीन बोलते हैं जिसके अंदर प्रोसेस होगी, जिसके कारण जो यूरिन यानी कि जो वेस्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो डायलाइसिंग सॉल्यूशन है उसको ऐड किया जाएगा, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जो एनर्जी वाला है उसको ब्लड में मिला के फिर से आपकी बॉडी में इंटेक्ट होता है, जिसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, तो दोस्तों यहाँ पे वही है, तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो फर्स्ट मैंने बताया जो कि ट्रांसपीरेशन के कारण होता है, जिसमें एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि जो ज़्यादा वाटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कुछ पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है, जो कि गिर जाता है, वो पत्ते क्या है, उनके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। देन उसके बाद जो गम और वो सब रहता है, जो गम और रेजिन्स, वो भी क्या है, वो भी एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट भी मतलब उनके अंदर कंटेन होते हैं, जो बाहर निकलते हैं अपने साथ वेस्ट प्रोडक्ट लेके निकलते हैं, ठीक। देन दोस्तों यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, देन ये आपको पिंक वाला पार्ट जो कि मोस्ट IMP है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। देन इसके बाद हम मिलेंगे बायो के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।